हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब हड़प्पा सभ्यता का अध्याय 5 क्लास करेंगे। सॉरी, अध्याय 1 का डे 5 क्लास, यानी इस क्लास का 5वां क्लास है। इस अध्याय का 5वां क्लास आज है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या 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 हड़प्पा सभ्यता में सीमा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से क्या सीमा का विस्तार नहीं हो पाया था, जो कि सीमा का अभी चर्चा करेंगे। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, पहले आप लोगों को बताते हैं। इस क्लास में पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर कहाँ, हिंडन नदी के किनारे कहाँ, उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। इसके सीमा के बारे में उत्तरी दक्षिणी पढ़ेंगे। वही अगला बात करें, अगला हम लोग इनके सामाजिक जीवन के, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और 5वां क्या है मेरे भाई, और आगे पढ़ेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका क्या प्रमाण है। तो नाली है तो नाली का वर्णन करेंगे, स्नानागार है तो स्नानागार का वर्णन करेंगे, अन्नागार है तो अन्नागार का वर्णन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए अपना क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के सीमा के बारे में। सीमा क्या होता है, कोई भी आप देखते होंगे क्षेत्र है आपका, तो पूर्वी सीमा कुछ होता होगा, पश्चिमी सीमा कुछ होता होगा। अगर मान लीजिए ये फलनमा गांव है, अगर पूर्वी सीमा चिलनमा है, इधर तिलनमा है, ऊपर हलनमा है, नीचे गलनमा है। इसी तरह पूर्वी सीमा में आपका ये बसा है, पश्चिमी सीमा में ये बसा है, उत्तरी दक्षिणी ये बसा है। तो वही उसी का हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की सीमा क्या है मेरे भाई, आज का क्लास सीरियस क्लास है और थोड़ा सा इसमें 5 नंबर का क्लास आज हो रहा है। और क्योंकि नगरीय सभ्यता जो है इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमा। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं, हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। सबसे पहले क्या है, पूर्वी। पूर्वी भाग में किधर किधर है मेरे भाई, पूर्वी भाग में क्या क्या किधर है, किधर है, आलमगीरपुर, आलमगीर, 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 आलमगीरपुर कहाँ है और किस नदी के किनारे है। आलमगीरपुर पूर्वी सीमा हड़प्पा सभ्यता का, आलमगीरपुर क्या है, पूर्वी सीमा हड़प्पा सभ्यता का क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पूरब में हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, पूरब में कहाँ तक है, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य तक है। बिहार के सबसे बोल सकते हैं तो जनसंख्या वाले देश उत्तर प्रदेश। तो बात करें क्या, हड़प्पा सभ्यता पूर्वी भाग में कहाँ तक इसका विस्तार है, फैलाव है, सीमाएं हैं, कहाँ तक है, आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। और किस नदी के किनारे स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे मेरे भाई, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर सॉरी, आलमगीरपुर कहाँ है मेरे भाई, उत्तर 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 प्रदेश, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है भारत में, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के, हिंडन नदी, हिंडन नदी के, हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है पूर्वी सीमा, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। वही दूसरा बात करें तो सूतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान में है। दूसरा क्या है मेरे भाई, पश्चिमी सीमा, सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर, जो कि कहाँ है मेरे भाई, पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है,
कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। तीसरा है क्या आपका? पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी। उत्तरी भाग में देखिए, पूर्वी भाग में क्या है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। सिर्फ आवाज को सही से सुनिए, मेरा आवाज को सुनिएगा तो याद फिक्स है होगा, क्योंकि सुना हुआ चीज कहीं ना कहीं आपको आने वाला कल इसका उपयोग होता है। इसलिए शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से सुनने का कोशिश कीजिएगा। पूर्वी सीमा कहाँ है? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता जो फैला है, पूर्वी सीमा कहाँ तक फैला है? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। वही बात करें पश्चिमी सीमा, आपका पश्चिमी सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? पश्चिमी सीमा, हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी सीमा में, पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ तक फैले हुए हैं? सूतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान में। सूतकांगे डोर कहाँ स्थित है? जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्या है मेरे भाई? अगला है आपका उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा कहाँ तक स्थित है? सरायखोला, 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 सरायखोला या डाबरकोट, या डाबरकोट। सरायखोला, डाबरकोट, सरायखोला, डाबरकोट तक क्या होगा? उत्तरी सीमा में कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर में सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट तक। सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट तक। पूर्वी में कहाँ तक फैला हुआ है? पूर्वी में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता पूरब में कहाँ तक फैला हुआ है? आलमगीरपुर, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है। वही बात करें पश्चिमी में, पश्चिम में कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है? कहाँ फैला हुआ है? कहाँ है मेरे भाई? सूतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। सूतकांगे डोर, जो कि कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। उत्तरी सीमा है आपका सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट। सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट। अगला है आपका दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा, दक्षिणी दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? मालवन, मालवन कहाँ है मेरे भाई? ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित कौन है? मालवन। सबसे पहले हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता पूरब में कहाँ तक फैला हुआ है मेरे भाई? पूरब में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के हिंडन नदी के किनारे। पूरब में आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है, पूरब में आलमगीरपुर तक, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिमी में कहाँ तक फैला हुआ है? सूतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। वही बात करें उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट तक। सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट तक उत्तरी सीमा में, उत्तर में, उत्तरी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। वहां तक हड़प्पा सभ्यता उत्तर में फैले हुए हैं। वही बात करें दक्षिण में, दक्षिण में कहाँ तक फैले हुए हैं मेरे भाई? दक्षिण में कहाँ? मालवन। किस नदी किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। किस नदी के किनारे मेरे भाई? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है मालवन, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। वही बात करें आपका अगला, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। सबसे पहले इनको याद रखिए, क्या हम बता रहे हैं एक बार फिर से, मेरी आवाज को आप अच्छे से सुनिए मेरे भाई। पहला, हड़प्पा सभ्यता पूरब में कहाँ तक फैले हुए? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। कहाँ? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता पूरब में आलमगीरपुर। किस राज्य में है आलमगीरपुर? उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे।
और सबसे अधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला क्या है आपका पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग कहाँ तक फैला हुआ है? पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है? हड़प्पा सभ्यता का फैलाव कहाँ तक है? पश्चिम में कहाँ तक है? सुतकंगी डोर, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। जो कि कहाँ है मेरे भाई? वर्तमान में पाकिस्तान में। अगला करते हैं बात उत्तरी सीमा का। उत्तरी सीमा का बात करते हैं। उत्तरी सीमा क्या है मेरे भाई? सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट। सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट। क्या? सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट। अब दक्षिणी सीमा, दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? मालवन, जो कि किस नदी किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। किस नदी किनारे मेरे भाई? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है मालवन। मालवन आपको याद हो गया। अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। देखिए हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता क्या है आपको बताए हैं। क्या? हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार का नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार का नगरीय सभ्यता है जिसका खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं हड़प्पा, हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था इनका, और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता एक प्रकार का नगरीय सभ्यता है। यहाँ पर जो भी गतिविधि हो रहा था उस समय, यानी 2600 ईसा युग से 1900 ईसा युग, हड़प्पा सभ्यता का काल था 2600 ईसा युग से 1900 ईसा युग। उस समय जो भी काल हो रहा था, क्रियाकलाप गतिविधि हो रहा था, उसका सापेक्ष और सापेक्ष सा अर्थ है। सापेक्ष सा अर्थ है क्या? जो पहले गतिविधि हड़प्पा सभ्यता में हो रहा था उनका वर्तमान में भी वो गतिविधि देखने को मिलता है, इसीलिए उस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। हालांकि आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन क्या है मेरे भाई? हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन है क्या? हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने समाज में क्या काम करते थे, किस प्रकार की शैली में रहते थे, किस प्रकार रहते थे। वह पितृसत्तात्मक, पिता प्रधान होता था समाज का या माता प्रधान होता था। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में हम लोग बात करेंगे क्या? हड़प्पा सभ्यता के में समाज के व्यक्तियों द्वारा कौन सा कार्य किया जाता था, अपना भोजन जुटाने के लिए कौन सा कार्य करते थे, वो किस किस चीज का बोल सकते हैं तो भोजन करते थे, किस किस चीज का पहनाव करते थे, कहाँ पर वो अच्छी तरीके से घूमते फिरते थे, ये सब के बारे में हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में लिखना है। सबसे पहले टॉपिक देते हैं और स्टार्ट करते हैं। वही बात करें क्या है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन क्या है मेरे भाई? हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। सबसे पहले सामाजिक जीवन आप लोग पढ़ लिए। क्या समाज में किस प्रकार से कार्य करते थे, क्या करते थे, किस चीज का पहनाव करते थे, किस प्रकार के भोजन करते थे, और घर को चलाने के लिए वहां पर प्रधान कौन होता था, माता प्रधान होता था या पिता प्रधान। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा आप सब। क्या हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन में यह सभ्यता, यह सभ्यता, यह सभ्यता, यह सभ्यता, सभ्यता नगरीय सभ्यता हो, नगरीय सभ्यता था जिसमें इस क्षेत्र के व्यक्ति, इस क्षेत्र के
समाज में माता प्रधान हुआ करती थी। माता प्रधान यानी मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक यानी माता प्रधान हुआ करते थे। इनका मतलब क्या होता है मेरे भाई? मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक समाज था। क्या मातृ सत्तात्मक क्या होता है? क्या यहाँ के समाज में माता प्रधान हुआ करते थे, बल्कि पिता नहीं। अगर आपके घर में अभी पिता है, पिता अभी मालिक होंगे आपके घर के, और पूरे घर के जो भी गतिविधि कार्य और कहाँ पर क्या खाना है नहीं खाना है, ये सब अगर डिसीजन आपके पिता लेते हैं, तो आपके घर में वो पितृ सत्तात्मक हो गए, यानी पिता प्रधान है आपके समाज में और आपके घर में। और वही बात करें हड़प्पा सभ्यता में, तो माता जी डिसीजन लेते थे क्या करना है, कल आज नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये सब डिसीजन माता लेते थे जी। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ के समाज पूर्ण रूप से पूरे समाज में मातृ सत्तात्मक था। माता जी घर का प्रधान, समाज का प्रधान हुआ करते थे। जिसमें इस क्षेत्र के समाज में माता प्रधान हुआ करते थे, प्रधान हुआ करते थे। इस क्षेत्र में कौन प्रधान हुआ करते थे? माता। यहाँ के व्यक्ति व्यापार से अपना आर्थिक जीवन को व्यतीत करता था। यहाँ के व्यक्ति व्यापार से अपना आर्थिक जीवन, जो भी पैसा जनरेट होता था यहाँ के व्यक्तियों को, वो किससे होता था? व्यापार से। और यहाँ के व्यक्ति किसान थे। किसान और कृषि आप लिख सकते हैं मेरे भाई, कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। कृषि और पशुपालन यहाँ के व्यक्ति दोनों करते थे। कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। कृषि और पशुपालन यहाँ के औरत या बोल सकते हैं स्त्रियां आभूषण के शौकीन थे। किसके थे? आभूषण क्या होता है मेरे भाई? गहना जेवर। आभूषण के शौकीन थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में देखिए लिखे हैं क्या। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता था। हाँ, यह सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, जिसमें इस क्षेत्र के समाज में माता प्रधान हुआ करते थे। इस क्षेत्र के समाज में कौन प्रधान थे? माता प्रधान थे, यानी मुखिया कौन हुआ करते थे? माता जी। माता प्रधान थे हुआ करते। यहाँ के व्यक्ति व्यापार से अपना आर्थिक जीवन को व्यतीत करता था, यानी बोल सकते हैं यहाँ के व्यक्ति व्यापार करते थे। एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान, इस तरह का व्यापार करते थे। अपना आर्थिक जीवन को चलाने के लिए क्या करते थे? व्यापार करते थे। वही बात करें यहाँ के व्यक्ति कृषि और पशुपालन भी साथ साथ में करते थे। क्या? कृषि और पशुपालन भी। और क्या लिखा? यहाँ की औरत, यहाँ के जो भी महिला थी वह
आभूषण के शौकीन थे, आभूषण के शौकीन थे। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया है। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं नगर योजनाओं के बारे में। नगर योजना, नगर योजना जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। न क्या है, नगर योजना, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। हालांकि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पानी पी लिया जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नगर योजना को। सॉरी मेरे भाई डिस्टर्ब के लिए। नगर योजना को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे नगर योजना है क्या। नगर क्या होता है, शहर होता है, आपका यही शब्द होगा, सही है, शहर होता है। और कुछ, कोई भी प्रखंड शहर ही हो गया तो वो नगर ही हो गया, सही बात। तो नगर क्या है मेरे भाई, देखिए जहाँ की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, जहाँ का पॉपुलेशन 5,000 से अधिक हो और उस क्षेत्र में 75% से अधिक व्यक्ति गैर कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ हो। यानी कृषि में 75% व्यक्ति कृषि के अलावा द्वितीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए हों, तो वहाँ के उस क्षेत्र को हम लोग नगर कहेंगे। और पढ़ना है क्या आज हम लोगों को, नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता में नगर जो योजना था, नगरीय योजना हम लोग कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि वहां पर जो प्रमाण मिला था वही प्रमाण का सापेक्ष अभी वर्तमान में भी है। क्या है, नाली। नाली आप वर्तमान में देखते हैं क्या, नहीं, हाँ देखते हैं। अब जाहिर सा शब्द है, आप बोलिएगा क्या, हाँ देखते हैं नाली। पक्की ईंटें, पक्की ईंटें आप देखते थे, हाँ देखते थे, हम भी देखते थे, हम भी देख रहे हैं वर्तमान में। और हड़प्पा सभ्यता में भी जब घरों का निर्माण करता था तो किससे, ईंटे से। तो चलिए पॉइंट में लगाते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका नगर योजना का पहला पॉइंट है आपका ईंटें। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दुर्ग और निचला शहर। हालांकि यह भी नगरीय योजनाओं में ही आते हैं। दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर क्या होता है मेरे भाई, देखिए दुर्ग और निचला शहर क्या होता है। दुर्ग जो शहर था वो राजा महाराजा के लिए स्थल था, और जो निचला शहर था वो आम आदमी के लिए रहने का स्थल था, आवास था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ईंटे के बारे में। हालांकि दुर्ग एक अलग पॉइंट से हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी। तो सबसे पहले ईंटे आपका प्रमाण मिला था। ईंटे क्या होता है, जब भी हड़प्पा सभ्यता में, देखिए मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता में जो घर का निर्माण की जाती थी वो पक्की ईंटों से निर्माण की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो घर का निर्माण की जाती थी, किससे की जाती थी, पक्की ईंटों से की जाती थी। तो वहीं बात करें आपका हड़प्पा सभ्यता में ईंटे का क्या महत्व है, और जो कि ईंटे हड़प्पा सभ्यता में भी था, जो कि वर्तमान में भी इसका प्रमाण देखने को मिला है। हाँ, हम लोग भी पक्की ईंटे से छत का निर्माण कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे थे, हड़प्पा वासियों के लोगों द्वारा भी किया जा रहा था। तो वही बात करते ईंटे के बारे में। ईंटे के बारे में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति ईंटों से घर का निर्माण किससे करते थे,
घर का निर्माण करते थे और कई स्थल का निर्माण ईंटों से करते कई स्थान का निर्माण किससे करते थे मेरे भाई? ईंटों से करते थे। कई स्थान जैसे हो गया, नाली का निर्माण भी ईंटों से किया गया था। किससे किया गया था? ईंटों से किया गया था। ईंटों से भी ही नाले का निर्माण किया गया था। छत का निर्माण भी किया जा रहा था हड़प्पा वासियों के लोगों द्वारा। किससे? ईंटों का प्रयोग वहां बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि घरों का निर्माण करने के लिए ईंटें की अत्यंत आवश्यकता है। तो वही बात कर रहे हैं हम लोग। क्या ईंटों का प्रयोग करता था कौन? हड़प्पा वासी। क्या करने के लिए? घर का निर्माण करने के लिए भी ईंटों का प्रयोग करता था। वही करते थे, निर्माण ईंटों से करते थे, जो कि सापेक्ष संबंध वर्तमान में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग ईंटे के बारे में पढ़े। क्या है नगर योजना का पहला प्रमाण? क्या है? ईंटे। क्योंकि वहां पर जो घर का निर्माण, आवास का निर्माण किया जा रहा था, वो किससे किया जा रहा था? ईंटों से किया जा रहा था, जो कि ईंटों का प्रयोग करके अन्य काम जैसे नाली का निर्माण भी किया जा रहा था, जो कि सापेक्ष सीधा सा संबंध है। क्या उस समय जो ईंटें का प्रयोग की जा रही थी हड़प्पा वासियों के लोगों द्वारा, वही ईंटें अभी वर्तमान में भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। जो कि हम लोग छत का निर्माण वर्तमान में आवास को बनाने के लिए हम लोग ईंटे का उपयोग करते हैं ना मेरे भाई? हाँ, करते हैं। तो ईंटे का प्रयोग जो करते हैं ईंटे का प्रयोग, तो वर्तमान में देखने के लिए मिलता है। तो इसी को नगरीय योजना कहते हैं, जो कि उसका प्रमाण अभी भी जिंदा है इस धरती पर। क्या है? ईंटे है, नाली भी है। दूसरा बात करते हैं नाली। दूसरा क्या है मेरे भाई? नाली। दूसरा क्या है? नालियां। क्योंकि एक नाली तो निर्माण नहीं किया गया था, कई प्रकार किया गया था, इसीलिए नाली हो गया एक। नालियां क्या होता है मेरे भाई? देखिए, जब भी किसी भी क्षेत्र में पानी की निकासी के लिए कोई तो सुविधा चाहिए। उस सुविधा में हड़प्पा वासियों के द्वारा क्या निर्माण किया गया? नाली का निर्माण किया गया। क्या निर्माण किया गया? नाली का निर्माण किया गया, जिसमें बताया गया क्या सभी घरों में नाली को मुख्य द्वार से जोड़ा गया था। सभी घर के सामने नाली हुआ करता था और नाली को घर की मुख्य नाली से जोड़ा गया था। घर की मुख्य, जो कि सबसे मेन पानी गिरने का सबसे संचल था हड़प्पा सभ्यता के घरों में, नाली को उसी के मुख्य द्वार से जोड़ा गया था। समझाएंगे आगे और एक बार। तो नालियां क्या होता है मेरे भाई? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में नाली का निर्माण किया गया था, जिसमें नाली की निर्माण
पक्की ईंटों से की गई थी, पक्की ईंटों से की गई थी। इस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? हड़प्पा सभ्यता। इस क्षेत्र में सभी घरों में, सभी घरों के सामने, सभी घरों के सामने, सभी घरों के सामने, सभी घरों के सामने किस चीज का प्रयोग किया? सभी घरों के सामने नाली बनी थी, नाली बनी थी, सभी घरों के सामने नाली बनी थी। तो नाली क्या होता है मेरे भाई? ईंट और नाली फिर से समझिएगा। देखिए ईंट क्या होता है? उस समय, किस समय? हड़प्पा सभ्यता के वासियों द्वारा घर का निर्माण, आवास का निर्माण करने के लिए किस चीज का निर्माण किया गया था? ना ईंट का प्रयोग करके छत का निर्माण कर रहे थे, ईंट का प्रयोग करके, जो कि उस समय तो ईंट देखने के लिए मिलता था, छत भी देखने के लिए मिलता था। उसी का सीधा सा संबंध कहाँ आ गया? वर्तमान में, आधुनिक समाज में आ गया। क्या आ गया? क्या ईंटों से ही किसका निर्माण? छत का निर्माण किया जाने लगा। तो ईंट की विशेषता आप अपने भाषा में लिखना है। क्या ईंट, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल था, यानी बोल सकते भूमिका था, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका था। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता में कोई भी घर का निर्माण करने के लिए, कोई भी आवास का निर्माण करने के लिए ईंटों का प्रयोग करके छत का निर्माण किया जाता था, ईंटों का प्रयोग करके छत का निर्माण किया जाता था। और उस समय जिस ईंटों का प्रयोग किया जाता था, उसी ईंटों का सीधा सा संबंध आधुनिक समाज में है। क्या? उस समय जिस ईंटे को हम लोग देखते थे, वही आधुनिक समाज, वर्तमान समाज में हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया ईंट। नाली क्या होता है मेरे भाई? नालियां, हम नाली भी लिख सकते हैं, गलत नहीं लिखे, नाली भी लिख सकते हैं, क्योंकि नाली एक होता है, नालियां एक से अधिक होता है। नाली एक होता है, नालियां एक से अधिक होता है, क्योंकि एक नाली का तो निर्माण नहीं किया गया था, वहाँ कई प्रकार के किया गया था, इसीलिए हम यहाँ नालियां लिखे हैं, नालियां लिखे हैं। देखिए नालियां क्या होता है? देखिए कोई भी क्षेत्र या समाज में, कोई भी शहर में अगर घर है तो पानी तो होगा ही, इसीलिए उसी के उच्चतम गुणवत्ता वाली सुविधा के लिए नाली का निर्माण किया गया, जो कि वह पानी को वेस्ट करते हुए नाली में गिरा दिया जाए। देखिए नाली का निर्माण सड़क के किनारे किया गया था, नाली का निर्माण सड़क के किनारे किया गया था, और सभी घरों के सामने नाली का निर्माण किया गया था, और नाली को घर की मुख्य द्वार से जोड़ा गया था। यानी बोल सकते हैं नाली को घर का जहां से पानी गिरता है, जहां से पानी गिरता है, वॉशरूम से जहां से पानी गिरता है, किचन वॉशरूम जो भी हो गया, वहां से जोड़ा गया था। किसको? नाली को जोड़ा गया था। तो उसी का प्रमाण वर्तमान समाज में भी देखने के लिए मिलता है, आधुनिक समाज में भी देखने के लिए मिलता है। इसलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाली देखने के लिए अभी वर्तमान में भी मिल रहा है, ईंटें भी मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, हालांकि ऊपर का आप लोग याद कर लिए, क्या हड़प्पा सभ्यता कहाँ किस प्रकार से फैले, एक बार रिवीजन कर सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि अभी जो पढ़िएगा हालांकि वही आपको एग्जाम में लिखने के लिए अवसर देगा, और सुना हुआ बात कहीं ना कहीं आपको आने वाला भविष्य और पीढ़ी में काम आएगा। थोड़ा सा देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता के सीमा के बारे में। चलिए मेरे भाई एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो मिटाते हैं इसका, हालांकि आपको क्लास तो मिल ही जाएगा, अगर एक बार में याद नहीं होता है 2 बार देखिए, यही बोलेंगे हम। चलिए मिटाते हैं मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता की सीमा हम लोग क्या क्या पढ़े बताइएगा? पूर्वी भाग कौन सा है?
पूर्वी भाग कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी किनारे स्थित है मेरे भाई? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिमी भाग सुतकंगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। उत्तरी भाग क्या है मेरे भाई? गुमला घाटी, सरायखोला गुमला घाटी, डाबरकोट, सरायखोला गुमला घाटी, डाबरकोट। दक्षिणी सीमा क्या है मेरे भाई? मालवन, जो कि किस नदी किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। वही बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में, नगरीय योजना। पहला हो गया ईंटें, दूसरा हो गया नालियां। पहला ईंटें, दूसरा नालियां, पहला ईंटें, दूसरा नालियां। सिर्फ आप हेडिंग भी याद रखिएगा, जो कि वर्तमान समाज में ईंट और नाली से हो रहा है वही लिख देना है, क्योंकि उस समय भी वही हुआ करता था जो इस समय हो रहा है। और इस समय अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो अपना घर को याद करना है, नाली को देखना है दिमाग में, उससे क्या हो रहा है फटाफट लिखना है। क्या लिखना है? क्या नाली से पानी को प्रभाव किया जाता है? नाली को एक समुचित तरीके से बनाया गया है, नाली को सभी घरों के सामने बनाया गया है, नाली को सड़क के किनारे बनाया गया है, नाली को घरों की पानी के लिए, पानी का जो घरों में पानी है उसको प्रभावित करने के लिए, प्रवाह करने के लिए, उसको निकालने के लिए नाली का निर्माण किया। यह सब लिख देना है। ईंटों का प्रयोग क्यों की जाती थी? छत का निर्माण कर रहे थे, अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं, तो लिख देना है। अगर याद नहीं आए तो पॉइंट याद रखिएगा, और जो वर्तमान समाज में हो रहा है ईंट का प्रयोग, नाली का प्रयोग, वही आपको जाहिर सा शब्द है उतार देना है। और एग्जामिनर कॉपी देखेगा और वहां दिया रहता है, क्या परीक्षार्थी यथाक्रम अपने शब्दों में ही उत्तर दें। क्या आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है, ये नहीं क्या हमारे शब्दों में उत्तर देना है। हालांकि हम भी एनसीईआरटी पॉइंट ना ही बुक से पढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने से पढ़ा रहे हैं, ओरल पढ़ा रहे हैं, लिख के पढ़ा रहे हैं, जो कि मेहनत तो है, परंतु इनसे सीख भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। पैनल पीडीएफ और लिख कर पढ़ाने में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते। आगे है क्या आपका? आगे है स्नानागार अन्नागार। क्या सुने हैं आप लोग स्नानागार अन्नागार? हाँ सुने हैं। चलिए चलते हैं। तीसरा है मेरे भाई स्नानागार, स्नानागार। हालांकि यहाँ पर आप पॉइंट भी दे सकते हैं इसे, 1 2 तीसरा पॉइंट है स्नानागार। सबसे पहले हम आपको पढ़ाए हैं स्नानागार अन्नागार। आप सबसे क्वेश्चन है क्या स्नानागार कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार कहाँ स्थित है? स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में कहाँ स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन आप सबसे, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं। स्नानागार कहाँ स्थित है मेरे भाई? मोहनजोदड़ो में। कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। चलिए पढ़ते हैं। स्नानागार यह मोहनजोदड़ो, यह मोहनजोदड़ो में है। और इसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई? कितनी है? 12.02 मीटर। वही बात करें चौड़ाई कितनी है? 7.02 मीटर। बात करें गहराई 2.03 मीटर। 2.03 मीटर, 2.03 मीटर थी। यह इसकी लंबाई क्या है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पहला सवाल, कहाँ स्थित है मेरे भाई मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो कहाँ है?
पाकिस्तान में है। वो किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? किसने? पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास नहीं देखे हैं, देख लीजिए जाके। देखिए मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? 1922 में। किसने? आर.डी. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। स्नानागार अन्नागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। 5 ऑब्जेक्टिव बताएं। मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। यह देखिए स्नानागार क्या था? यह एक स्नान करने का, स्नान करने का पवित्र स्थल था। स्नानागार कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं? स्नानागार की लंबाई लिख दिए हैं 12.02 मीटर, चौड़ाई लिख दिए हैं 7.02 मीटर, गहराई लिख दिए हैं 2.03 मीटर। हालांकि 2.43 मीटर है गहराई, जो कि वर्तमान में इनका अभी कोई लिखित सोर्स उपलब्ध नहीं है क्या 2.43 ही है। हाँ, हालांकि 2 से प्लस ही है, ये सोर्स है। 2.02 भी आप लिख सकते हैं। और यह एक पवित्र स्थान था, किस लिए? स्नान करने का। जैसे अभी वर्तमान में गंगा मैया है, गंगा नदी है, जो कि पवित्र स्थान है। और वही उस समय क्या होता था? स्नानागार। यहाँ के उत्तरी व दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। क्या? 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्या बनी हुई थी? 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे तक जाने के लिए स्नान करेंगे तो सीढ़ी से ही जाएंगे, इसीलिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी इसके नीचे तक जाने के लिए। वही बात करें, यहाँ पर कमरा भी बना हुआ था, वस्त्र बोल सकते वस्त्र बदलने के लिए, कपड़ा बदलने के लिए यहाँ पर कमरा भी बना हुआ था। वही बात करें, आपका चौथा है और अंतिम है अन्नागार। अन्नागार कहाँ है मेरे भाई? मोहनजोदड़ो में। कहाँ है? मोहनजोदड़ो। अन्नागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो। यह अनाज रखने का गोदाम था। किस चीज का गोदाम था? अनाज रखने का गोदाम था। यहाँ पर अनाज को सुरक्षित तौर से रखा जाता था, सुरक्षित रूप में रखा जाता था। कर वसूली भी की जाती थी, कर वसूली भी की सबसे पहले क्या है? अन्नागार, स्नानागार। स्नानागार क्या है? स्नानागार मोहनजोदड़ो में, अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में। स्नानागार क्या है? स्नानागार की लंबाई क्या है? लिखा हुआ 12.02 मीटर, ऊंचाई 7.02 मीटर, गहराई 2.02 मीटर भी लिख सकते हैं। एक सिंपल सा सब 020202 हो जाएगा। और यहाँ पर वस्त्र बदलने के लिए कमरा का निर्माण किया गया था। यहाँ के उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। यहाँ के उत्तरी और दक्षिणी भाग में कितनी सीढ़ियां बनी हुई थी? 2 सीढ़ियां भी बनी हुई थी।
इसके नीचे तक जाने के लिए, इसके नीचे तक जाने के लिए 2 सीढ़ियों का निर्माण की गई थी इसके नीचे तक जाने के लिए। वही बात करें अन्नागार, अन्नागार भी कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में। कहाँ है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया मेरे भाई? अभी जस्ट बताया। कौन? रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। कब? 1922 में। इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। वही अगला बात करें तो मोहनजोदड़ो, स्नानागार अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। वही अन्नागार क्या है मेरे भाई? अन्नागार आपको सुनने में ही लग रहा है अन्न, अन्नागार से अन्न, अन्न यानी अनाज, अनाज रखने का एक गोदाम कौन था? अन्नागार। अनाज रखने का गोदाम को क्या कहते हैं? अन्नागार कहते हैं। अनाज रखने का यह एक गोदाम था जो कि इसमें अनाज को सुरक्षित तौर पर, सुरक्षित रूप में रखा जाता था। अनाज को सुरक्षित रूप में रखा जाता था किसमें? अन्नागार में। अन्नागार में अनाज को सुरक्षित रूप से रखा जाता था और यह एक प्रकार का भंडार था, अनाज का भंडार का गोदाम था। अनाज के भंडार का गोदाम कौन था? अन्नागार था। अन्नागार में बरंडा का निर्माण किया गया था जिसमें अनाज को सुरक्षित रूप में रखा जाता था और उस बरंडा में खिड़की लगी हुई थी हवा आने के लिए। हवा आने के लिए क्या लगी हुई थी? खिड़की लगी हुई थी। स्नानागार अन्नागार समझे। एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी भाग कौन सा है मेरे भाई? आप लोग बताइएगा कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी भाग आलमगीरपुर। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। वही बात करें पश्चिमी भाग सुतकांगी डोर, कहाँ है? पाकिस्तान में। उत्तरी भाग सरायखोला गुमला घाटी या डाबरखुर्द जिसे कहते हैं, यहाँ तक फैला हुआ है उत्तरी भाग में। दक्षिणी भाग में मकरान जो कि किस नदी किनारे स्थित है? मालवन। मकरान जो कि किस नदी किनारे स्थित है मेरे भाई? ताप्ती नदी के किनारे। मलवन किस नदी किनारे स्थित है? मालवन ताप्ती नदी के किनारे। वही बात करें सामाजिक जीवन के बारे में पढ़े। सामाजिक जीवन क्या होता है? क्या समाज में किस प्रकार से रहते थे हड़प्पा वासी के लोग? समाज में किस प्रकार से रहते थे? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता होने के साथ साथ यह सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता था। मातृसत्तात्मक सभ्यता क्या होता है? क्या इस समाज के जो प्रधान हुआ करता था, जो हेड हुआ करता था, जो मुखिया हुआ करता था, वो माताजी हुआ करता था। इसलिए इस सभ्यता को और इस सभ्यता के समाज को मातृसत्तात्मक सभ्यता और समाज कहते हैं। यहाँ के व्यक्ति आर्थिक अर्थव्यवस्था में जुड़ने के लिए व्यापार करते थे। कौन कौन से देश से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सोना कर्नाटक से लाते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान से लाते थे। इसका क्लास आगे हम पढ़ाएंगे। क्या तांबा कहाँ से लाते थे? सोना कर्नाटक से लाते थे, तांबा राजस्थान से लाते थे, राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से। वही बात करें सामाजिक जीवन में हम ये पढ़े, क्या मातृसत्तात्मक तो था, आर्थिक जीवन अर्थव्यवस्था में जुड़ने के लिए किससे जुड़ा हुआ था? व्यापार से जुड़ा हुआ था। और वही बात करें यहाँ के लोग, यहाँ के औरत किसके शौकीन थे? आभूषण के शौकीन थे। किसके शौकीन थे? आभूषण के शौकीन थे, क्योंकि यहाँ के सभी स्त्रियां आभूषण पर रुचि रखते थे, आभूषण को प्राप्त करने में रुचि रखते थे। और वही बात करें आगे की पॉइंट, तो आगे है क्या, यहाँ के व्यक्ति कृषि और पशुपालन भी साथ साथ में किया करते थे। क्या कृषि और पशुपालन भी साथ में किया करते थे। और यहाँ के व्यक्ति कई प्रकार के भोजन सामग्री का उपयोग करते थे। किस किस प्रकार का? सबसे पहले है आपका क्या, हरी सब्जी का भी सेवन करते थे। आपको मछली जो बोल रहे हैं, जो वर्तमान में देखने के लिए मिलता है, मछली हो गया और बकरी हो गया, ये सब का भी सेवन करते थे। आप भी करते हैं क्या? आप अपना कमेंट में एक बार जरूर बताएं, हम भी देखें कितने यहाँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले वहाँ के व्यक्ति दूध से बनी सामग्री का भी उपयोग करते थे।
दूध से बनी सामग्री जैसे दही हो गया, मक्खन हो गया, मक्खन हो गया, मिठाई हो गया, ये सब का भी उपयोग करते थे, बना करके खाना खाते थे और ये सब का भी सेवन करते थे। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। नगरीय जीवन के बारे में क्या पढ़े? नगरीय जीवन के बारे में हमने क्या पढ़ा क्या? नगरीय जीवन में हड़प्पा सभ्यता में नगरीय योजना क्या है, इसका पॉइंट पढ़े। पहला क्या है आपका? ईंटें। पहला हम लोग योजना को पढ़े हैं ईंटें। ईंटें क्या होता है? ईंटें का डिफिनेशन में आपको लिखना है क्या? वर्तमान में अगर आपको याद ना हो, अगर आप नहीं लिख पा रहे, तो वर्तमान में जो ईंट का उपयोग हो रहा है उसी को आपको लिख देना है, उसी को आपको लिख देना है। जो वर्तमान में ईंट का प्रयोग हो रहा है मेरे भाई, उसी को आपको, जाहिर सा शब्द है, उसी का उपयोग को भी लिख देना है, उसी का उपयोग को लिख देना। क्योंकि हड़प्पा वासियों द्वारा जो ईंट का उपयोग किया जा रहा था, हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट का उपयोग किया जा रहा था उसी समय, और वही ईंट का वर्तमान में भी उपयोग हो रहा है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में ईंट क्या होता है इसका हम लोग समझाते हैं, एक बार अच्छा समझिएगा। क्या ईंट हड़प्पा सभ्यता के वासियों द्वारा आवास का निर्माण करने के लिए, किसका? घर या आवास, दोनों एक ही है। घर या आवास का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ईंटें का प्रयोग किया जाता था, ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें और भी अन्य प्रकार के कार्यों में भी ईंटों का उपयोग किया जाता था। अन्य प्रकार के कार्यों में भी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वो कार्य हो सकता है चौपाई का निर्माण करने के लिए, नाली का निर्माण करने के लिए। नाली का निर्माण में भी ईंट का प्रयोग की गई है मेरे भाई और मेरी बहन। ईंट का निर्माण सभी चीजों में किया गया, नाली में भी और घर का निर्माण में भी। अब दोनों में लिख सकते हैं। वही बात करें आगे, जो कि यहाँ पर छत का निर्माण किया जाता था, जो कि इसी ईंटें को वर्तमान में भी देखते हैं हम सब, वर्तमान में भी इनका उपयोग कर रहे हैं छत का निर्माण करने के लिए। वही नाली क्या है? नाली तो वर्तमान में भी देख रहे हैं। जो जो आप हड़प्पा सभ्यता में देख रहे थे वही सब हम लोग आज भी देख रहे हैं, वही सब का सामग्री का उपयोग हम लोग आज भी कर रहे हैं। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए जिंदा है हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व। नालियां क्या है? नालियां आप देख रहे होंगे, आपके घरों के सामने नाली का निर्माण किया गया है। नाली का निर्माण आपके घरों के सामने किया गया है। नाली क्या होता है? देखिए, नाली में जल निकासी की एक समुचित व्यवस्था है। क्या? नाली। जल निकासी प्रणाली की एक समुचित और गुणवत्ता वाली व्यवस्था क्या है? नाली, जिसमें सभी घरों के सामने नाली का निर्माण किया गया था। और नाली को ईंटों की मदद से उसको बनाया गया था। और नाली की सफाई के लिए उसमें एक ढक्कन लगाया गया था। एक ढक्कन लगाया गया था, जैसे आप लोग का भी नाली बना है तो ढक्कन लगाया गया होगा। क्यों? सफाई में मदद मिलती है, सफाई के लिए। और हड़प्पा वासियों द्वारा भी ढक्कन लगाया गया था नाली में ढक्कन लगाया गया था। तो क्या हुआ? नाली क्या जल निकासी प्रणाली की एक समुचित व्यवस्था है, जो कि वर्तमान में भी देखने के लिए मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के वासियों द्वारा जल निकासी के लिए, घरों की जल निकासी के लिए नाली का निर्माण किया गया। नाली को पक्की ईंटों से बनाया गया और नाली को घर की मुख्य जहां से पानी निकलता है, घर की मुख्य जो जल निकासी है, घर की जो मुख्य जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था है, वहां से गुजारती थी, वहां से जोड़ता था। घरों से नाली को जोड़ दिया, अब नाली का पानी निकल रहा है, और नाली का भी निकल रहा है, घर का भी निकल रहा है। जा कहाँ रहा है? नाली में। तो अगला है क्या? स्नानागार। स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में लंबाई 12.02 मीटर, चौड़ाई 7.02 मीटर, गहराई 2.02 मीटर। कितना? 2.02 मीटर। और वही बात करें, स्नानागार एक पवित्र स्थान था। किस लिए? स्नान करने के लिए।
स्नान करने के लिए। और यहाँ के उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। कितनी? 2 सीढ़ियां बनी हुई थी, जिसके नीचे तक जाने के लिए, नीचे तक जाने के लिए, स्नान करने के लिए 2 सीढ़ियों से गुजरनी पड़ती थी। वो उत्तरी और दक्षिणी भाग में बनी हुई थी। किसमें? उत्तरी और दक्षिणी भाग में बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? उत्तरी और दक्षिणी भाग में बनी हुई थी। ये था स्नानागार। और स्नानागार में वस्त्र का बदलाव यानी कपड़ा बदलने के लिए एक कमरा का भी निर्माण किया गया था। एक स्त्री का कमरा, महिला का कमरा, एक पुरुष का कमरा का भी निर्माण किया गया था। वही बात करें अन्नागार, वही बात करें आपका अन्नागार में, तो यह अन्न, आपको अन्नागार से आपको शुरू में ही, शुरू का शब्द में ही आपको शब्द से ही सुन के लग रहा होगा अन्न रखने का होगा, अन्न उन कुछ करता होगा। तो क्या हो जाएगा? अन्न रखने का एक भंडार हुआ करता था। कौन? अन्नागार। अन्न रखने का एक समुचित व्यवस्था किसमें था? अन्नागार में। सुरक्षित तरीके से किसी भी अनाज को कहाँ पर रखा जाता था? अन्नागार में। और अनाज को जो रखा जाता था, यहाँ पर कर वसूली भी की जाती थी, कर वसूली भी की जाती थी, कर वसूली भी की जाती थी। अन्न को रखता था, अन्न को रखने के बदले पश्चात कुछ अनाज की वसूली भी की जाती थी। तो ये था आज का क्लास, और मिलते हैं कल का क्लास में। बताइएगा क्लास कैसा लगा, और इस क्लास से हो सके तो नगरीय योजना को बहुत ही अपने आंखों से नहीं दिमाग से लीजिए। 5 नंबर लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मेरे भाई पूछा जाता है, और मेरी बहन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, जिसमें से आपको पॉइंट भी आप याद रखते हैं। ईंटें, नालियां, स्नानागार, अन्नागार, 4 पॉइंट ही लिखना अनिवार्य होता है, 5 नहीं 4, क्योंकि इसको वर्णन भी करना होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इसीलिए इनको याद रखना और लिख देना अपने भाषा में। हम समझाएं, समझ लीजिए, और उसको अपने भाषा में आप 20 लाइन में लिखिए, 2 पेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते लिखिए। तो ये था आज का क्लास। बताइएगा क्लास कैसा लगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास आपका जियोग्राफी, हालांकि यह क्लास और एक क्लास में समाप्त हो जाएगा। यह अध्याय और एक हो सकता है, एक अध्याय या 2 अध्याय 2 क्लास में, सॉरी, एक यह अध्याय 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका आज का दिन शुभ हो।